हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी 11वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना और दुआ भी करती हूं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है और हम यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के 11वें पाठ भोगे हुए दिन के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पर पहुंच चुके हैं। सच, ये एक ऐसा पाठ है, ये लिखा गया है मेहरुनिसा परवेज जी द्वारा और इस वीडियो के दौरान हम पुनः एक बार फिर से लेखिका के जीवन परिचय के बारे में जानते हुए पाठ की व्याख्या, भोगे हुए दिन का पूरा सार जानेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आपको बने रहना है मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। चलो। नाम मेहरुनिसा परवेज, जन्म 10 दिसंबर सन 1944। नाम मेहरुनिसा परवेज, जन्म 10 दिसंबर, दा से दिसंबर 1944। जन्म स्थान बहला, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। पिता A.H. खान, इस्लाम परिवार में, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। अभिरुचि, अब देखिए मेहरुनिसा जी को किस में अभिरुचि थी, देखते हैं हम। क्या करती थी वे? सामाजिक सक्रियता, बस्तर के आदिवासियों और शोषित दलित जातियों समुदायों की बेहतरी के लिए लेखन तथा अन्य गतिविधियों द्वारा विशेष सक्रियता। मध्य प्रदेश की बोलियां जैसे हल्बी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, मालवी आदि का अच्छा ज्ञान भी था। हिंदी और उर्दू में कमांड तो थी, साथ ही साथ अन्य बोलियों के बारे में भी अच्छी जानकारी थी। गतिविधियां 1995 में चरारे शरीफ में हिंसा के समय गांधी शांति मिशन की सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा में कश्मीर भी गई। लंदन, फ्रांस, रूस आदि की साहित्यिक सामाजिक सद्भाव यात्राएं और सम्मेलनों में भी मेहरुनिसा परवेज जी ने अपनी सहभागिता दिखाई। सम्मान, मेहरुनिसा परवेज जी ने न केवल कहानियां लिखी बल्कि उपन्यास भी लिखे, संपादन भी किया। तो उनका एक उपन्यास था कोरजा। कोरजा उपन्यास पर मध्य प्रदेश सरकार का अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह जुदेव राष्ट्रीय पुरस्कार इसी उपन्यास पर मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान 1995 में लंदन में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में विशिष्ट सम्मान भी प्राप्त हुआ। साथ ही साथ 2003 में भारत भाषा भूषण सम्मान और 2003 में समरलोक के संपादन के लिए रामेश्वर गुरु पुरस्कार। क्या बात है। 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अलंकरण आदि। क्या बात है। इस तरह से मेहरुनिसा परवेज जी ने अपने जीवन काल में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की और न केवल हिंदी या उर्दू में ही आपकी बहुत अच्छी पकड़ थी बल्कि अनेक बोलियों में भी आप काफी काबिले तारीफ थी। संपादन समरलोक त्रैमासिक पत्रिका, संपादन किसका किया? 3 महीने में जो पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है समरलोक, उसका संपादन किया। फिल्म निर्माण, जी अब देखो, कहानियां वे लिखती हैं, उपन्यास वे लिखती हैं, संपादन वे करती हैं और देखो जरा फिल्म निर्माण और निर्देशन भी। जय हो जय हो, क्या बात है, महान विदुषी। अब हम मेहरुनिसा परवेज के नाम के आगे क्या लिखेंगे? महान विदुषी मेहरुनिसा परवेज। ठीक है, क्योंकि फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। लाजो बिटिया टेलीफिल्म तथा स्वतंत्रता संग्राम पर वीरांगना रानी अवंतीबाई नामक धारावाहिक का निर्माण एवं निर्देशन। जूठन तथा सोने का बेसर कहानियों पर दूरदर्शन धारावाहिक भी बने। जूठन एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक गरीब
एक दलित परिवार के कहानी है, जिसमें लेखक स्वयं भोगी थे कि किस तरह से उनके साथ समाज में बुरा बर्ताव किया जाता था, उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता था, या यूं कहें कि उन्हें उपेक्षित समझा जाता था। प्रमुख कृतियां हैं आंखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश, समरांगण, पासंग आदि। आदम और हवा, टहनियों पर धूप, गलत पुरुष, फाल्गुनी, अंतिम चढ़ाई, सोने का बेसर, अयोध्या से वापसी, ढहता कुतुब मीनार, रिश्ते, कोई नहीं, अम्मा, समर, लाल गुलाब, मेरी बस्तर की कहानियां। मैं आपको बता दूं कि ये जो भोगे हुए दिन मेहरुनिसा की रचना है, वे इनकी मेरी बस्तर की कहानियां नामक कहानी संग्रह से ही ली गई है। अब हम चलते हैं इस पाठ की तरफ कि इस पाठ में क्या बताया है। तो एक बार फिर से मैं आपका ध्यान चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि आप सब केवल और केवल यहां सुने ध्यानपूर्वक। बेटा एक बात और आप सुन लो कि कभी कभी हमें लगता है कि भाई हिंदी है, हम परीक्षाओं के दिनों में पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, लेकिन जब परिणाम हाथ में आता है तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि यार हिंदी के कारण हमारा रिजल्ट बिगड़ गया। फिर सोचते हैं अरे अब हम हिंदी नहीं लेंगे, दूसरा विषय ले लेंगे। कंपलसरी भी है और ऑप्शनल भी है, ठीक है, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि जितना समय, हम ये नहीं कहते हैं कि अन्य विषय की तरह वेटेज हम हिंदी को भी दें, लेकिन हिंदी है, पढ़ना होगा, जब पढ़ेंगे तभी हमारे अंक अच्छे आएंगे। समय देना होगा। जो यहां पर आप देखते हैं ना ध्यान से, उसको पूरे बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ताकि हर एक कहानी आपके मस्तिष्क में, आपके जहन में पूरी तरह से विराजित रहे। जब आप परीक्षाओं के दिनों में जरा सा भी इसका अभ्यास करेंगे, रिवीजन करेंगे, पुनः वैसे ही आ जाएगी कि हाँ, अरे हमने तो ये कहानी पढ़ी है। और जब कहानी याद होती है तो हम उसके प्रश्नों के उत्तर तो लिख ही लेते हैं, ठीक है। अब भोगे हुए दिन का बासी पहर अब भी बचा था। कहने का तात्पर्य कि जो दिन बीत चुके हैं उनकी यादें आज भी बाकी हैं, क्योंकि जो बीत चुका है, किसी के भी जीवन में जो समय गुजर चुका है उसे पूर्ण रूप से तो नहीं भुलाया जा सकता। हाँ बिल्कुल, हम सहमत हैं और हम हमेशा यही कहते हैं कि हम कभी भी हमें बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। जो हो गया उसको भूल जाइए, वर्तमान पर फोकस्ड रहिए, वर्तमान पर केंद्रित रहिए, ये हम सब कहते हैं। लेकिन फिर भी ईमानदारी से यदि बिल्कुल सच्ची सच्ची हम बात करें तो क्या हम भूलते हैं अपनी बातों को? कुछ बातें तो ऐसे हमारे जहन में बैठ जाती हैं कि हम भुलाना चाहे ना फिर भी नहीं भुला पाते। गीत था, भूलना तो चाहे लेकिन भुला ना पाए। कुछ पंक्तियां की जो गीतकार हैं, गजलकार हैं, शायर हैं, कवि हैं, ऐसे ही नहीं लिखते बेटा पंक्तियां। जो अनुभव करते हैं वही तो लिखते हैं। और कोई भी कविता या गजल या शायरी तभी लोगों के दिलों को छूती है जब वो हर एक से कनेक्टेड हो जाती है ना। तो यहां पर भोगे हुए दिन का बासी पहर अब भी बचा था। कहने का तात्पर्य जिस तरह से रात में बनाई हुई रोटी बच जाती है उसको बासी खाना कहते हैं ना, कि बासी है चलो खा लेते हैं कोई बात नहीं। तो उसी तरह से बीती हुई यादें हमारे पीछे लगी रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक प्रसिद्ध शायर की, इसमें तो देखो चलते हैं। बदली से सूरज के ढके होने के कारण शाम का धोखा हो रहा था। तांगा गली के मोड़ पर बने एक पुराने घर के सामने रुका। तांगे में बैठे बैठे ही मैंने शांदा साहब को पहचान लिया। वह नीम के पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठे थे। मुझे देखते ही उनका बूढ़ा शरीर प्रसन्नता से खिल उठा। वह एकदम मेरी तरफ बढ़े और मुझसे लिपट गए। ये बात है एक ऐसे नौजवान के बारे में जिन्होंने शांदा साहब को सुना था, उनकी महफिलों का आनंद उठाया था। शांदा साहब जो प्रसिद्ध, मशहूर, लोकप्रिय शायर थे,
जो मोहम्मद इकबाल के साथ आयोजन किया करते थे, उनका बड़ा मान था, सम्मान था। ये जो शख्स आप जिनको देख रहे हैं उनका नाम शमीम है। तो बरखुरदार इस बूढ़े की याद आ ही गई। जैसे ही वे उतरते हैं तांगे से और शानदार साहब के सामने पहुंचते हैं तो शानदार साहब बड़े खुश होकर, अरे आओ आओ आओ। तो बरखुरदार बूढ़े की याद आ ही गई। उनका चेहरा प्रसन्नता से भरा था। वे एकदम पलटे और आवाज दी, अरे बेटा जावेद, आओ तो देखो कौन आया है। दरवाजे पर टंगा पर्दा हिला और एक 10 साल का लड़का बाहर आया। देखो बेटा, ये सूटकेस मेरे कमरे में रख दो। तांगे वाले के जाते ही हम आगे बढ़े। सामने लकड़ियों का ढेर पड़ा था। अब जैसे ही शमीम साहब अंदर की ओर जाते हैं, क्या देखते हैं वे कि लकड़ियों का एक ढेर सा पड़ा है। लकड़ियां ही लकड़ियां, ये लकड़ियां हैं, ठीक है, ढेर पड़ा था। अब क्या है ये ढेर, देखते हैं। और एक आम के पेड़ के नीचे बड़ा सा तराजू भी लटक रहा था। तराजू के पास एक 8 साल की लड़की बैठी थी जिसने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे थे। मेहरुनिसा ने यहाँ कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की है या फिर हमारी हमदर्दी लेने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जिनके माध्यम से हम हमारी सहानुभूति में प्राप्त कर सकें। जो है यथार्थता पर आधारित है, वास्तविकता पर। एक छोटी सी 7-8 वर्ष की लड़की बैठी है, वो लकड़ियों के ढेर के पास, आम के नीचे, आम के वृक्ष से एक तराजू लटक रहा है। तराजू तो आप जानते हैं जिस पर तौला जाता है, बड़ा सा। अब जो छोटी सी लड़की है उसने बहुत गंदे से कपड़े पहन रखे हैं। उसकी चोटी से बाल निकलकर सारे मुंह पर बिखरे हैं। इतने पर भी वह सुंदर लग रही थी। अब गंदे कपड़े हैं, कंगी मंगी कुछ की नहीं है, फिर भी वो सुंदर लग रही थी। तो अब सुंदरता व्यक्ति की नीयत में होता है, सुंदरता व्यक्ति की जहन में होता है, सुंदरता व्यक्ति की आंखों में होता है, बस देखने वाला चाहिए। तराजू के एक पल्ले पर धूप थी, दूसरे में आम की परछाई थी। आम की परछाई वाला पल्ला नीचे था, मानो धूप और परछाई दोनों को तौला जा रहा हो। धूप और छांव। धूप से बचने के लिए सब लोग छांव में जाना चाहते हैं। धूप और छांव, सुख और दुख, अच्छा बुरा, रात दिन, अंधकार उजाला, ये सब क्या है, विपरीत, लेकिन फिर भी साथ है। विपरीत होते हुए भी दोनों का साथ होना ये जताता है कि समय सदा एक सा नहीं रहता। क्यों दोनों को साथ लिखा रहता है? रात दिन, दिन दिन क्यों नहीं लिखते, रात रात क्यों नहीं लिखते? हाँ, काला सफेद, अच्छा बुरा, क्योंकि ये अच्छा है तो बुरा भी होगा, बुरा है तो अच्छा भी होगा। सुख दुख, सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा, निश्चित है। तो ये जो तराजू के पल्लों पर धूप और छांव दिखाई जा रही है, इसके पीछे बीते हुए दिन, जो अच्छे दिन थे छांव, जो बुरे दिन है वो धूप, कुछ ऐसा दिखाया है। हम लोग लंबे और सूने बरामदे को पार कर रहे थे। शानदार साहब लकड़ी के सहारे चल रहे थे। क्यों? क्योंकि अब शानदार साहब पहले की तरह हष्टपुष्ट नहीं थे, बूढ़े हो चुके थे और लकड़ी के सहारे अब चल पा रहे थे। उनका शरीर बहुत भारी था, बुढ़ापे का बोझा उठाने में उनके कंधे असमर्थ थे। दालान का सीमेंट बहुत पुराना था और जगह जगह से उखड़ा हुआ था। पूरे मकान को एक अजीब तरह की उदासी ने घेर रखा था, वैसे ही जैसे अक्सर मुसलमानों के पुराने घरों में होता है। उदासी सी, निर्धनता के कारण उदासी, और अक्सर जैसे मुसलमानों के घरों में होता है। कमरे में जाते ही सामने के दरवाजे से आंगन का पूरा भाग सामने आ गया। कुएं के पास एक बूढ़ी औरत कपड़े धो रही थी। शमीम साहब समझ गए कि ये जरूर शानदार साहब की पत्नी है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि शानदार साहब की पत्नी है। तपाक से मैंने सलाम किया। ठीक है, मुझे देखते ही वह घबरा सी गई और बिना कुछ कहे बावर्ची खाने की तरफ चली गई, जहाँ किचन, ठीक है, जो वहीं लकड़ी की जाफरी का बना हुआ था। शानदार साहब मुस्कुराए, अरे बेगम, यह तो अपना जगदलपुर वाला शमीम है, जहां पिछली गर्मियों में मैं मुशायरे में गया था। पर वह नहीं निकली। कमरा छोटा था,
इस कमरे से लगा एक और कमरा था और उसकी दाहिनी ओर एक और कमरा, छोटे 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 कमरे थे। वहीं लकड़ी की सीढ़ी ऊपर को गई थी। यह कमरा शानदार साहब का था। कमरे के बड़े भाग को तख्त घेरे हुए था। तख्त जानते ही हैं, लकड़ियों के ऐसे पट्टिए पट्टिए जिनको कहते हैं उनसे बना हुआ रहता है, जहाँ अब बेड हो गए हैं, जैसे डबल बेड हो गए, सिंगल बेड हो गए, ये सब पहले तख्त कहा करते थे। और खाट भी आप जानते हैं जो जूट से बुनी हुई होती है, तो वहाँ तख्त रखा था। दीवारों में बनी अलमारियों में देशी दवाएं भी भरी थी। एक पुराने सींग में एक सफेद रंग की गोल अजमेरी टोपी टंगी थी। एक तिपाई पर मेरा सूटकेस रखा था। शानदार साहब बाहर चले गए थे। सूटकेस से मैंने अपने कपड़े निकाल लिए और मुंह धोने किधर जाऊं सोच ही रहा था कि जावेद आया। चलिए, गुसल खाना उधर है। गुसल खाना मतलब बाथरूम, वॉशरूम। अब अनुमान लगा सकते हैं कि गुसल खाना कैसा होगा उनका। क्या अनुमान लगाया होगा? शमीम आने से पहले क्या सोच रहे होंगे कि मैं एक प्रसिद्ध शायर के घर जा रहा हूँ, घर ऐसा होगा आलीशान, शान और शौकत से रहते होंगे, बड़ी ऐशो आराम की जीवन जी रहे होंगे। लेकिन यहाँ जब शमीम आए और उन्होंने देखा तो चकित रह गए। अब उन्होंने सूटकेस खोला, जो भी उनका टावल वावल या जो भी कपड़े वपड़े होंगे वो निकाले। देख रहे थे इतने में जावेद, जो कि शानदार साहब की विधवा बेटी का बेटा था, ठीक है, तो शानदार साहब का नाती था। आइए आइए, गुसल खाना इधर है, बाथरूम इधर है। मैं जावेद के दिखाए टट्टे के बने बाथरूम में चला गया, जहां खड़े रहने पर आधा शरीर बाहर दिखता था। इस तरह से जैसे मान लो ये है कुछ लकड़ी और उससे बनी हुई टटकियां कहते हैं इनको, इससे बना हुआ, लेकिन वो इतना छोटा था कि यदि कोई खड़ा है तो पूरी तरह से वो छुपा नहीं रहता था। ठीक है, इतना तो दिखाई दे ही रहा था, इतना आधा खड़ा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं उसका। ठीक है, मैंने देखा पीछे दालान सूनी है। कुएं के पास टमाटर के कुछ पौधे भी लगे हैं जिनमें कच्चे कच्चे टमाटर लटक रहे थे। बाथरूम का पानी एक कच्ची नाली से दीवार के पार जा रहा था, जहां शायद 2-3 बत्तखें पानी पी रही थी। उनकी मोटी और भद्दी आवाज आ रही थी। बतख आपने अवश्य देखी होंगी, छोटी सी रहती है। मैं वापस कमरे में आया तो एकदम सामने से शानदार साहब आते दिखे। उनके एक हाथ में 8 आने वाली गुलाब छाप चाय की पत्ती थी। ये तक बताया है लेखिका ने कि जब शानदार साहब आते हैं तो उनके हाथ में क्या थी? 8 आने वाली गुलाब छाप चाय की पुड़िया। चूंकि अब ये बताना चाहती हैं वे कि उनके घर में तो मतलब उनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी कितनी कमजोर थी। मेहमान आए हैं बेचारे, अब चाय की पत्ती लेने गए हैं। 8 आने मुझे देखते हुए पाकर वह झेपे, फिर जल्दी से अंदर हो गए। जैसे कोई मेहमान आ जाए और घर में कुछ सामान ना हो और फिर लेकर जाना, और मेहमान देख लेकर हमारे आने पर ये लाए, तो ऐसे कुछ झेप से गए। वो थोड़ा अजीब सा लगा और जल्दी से अंदर चले गए। तराजू के पास बैठी लड़की तौल तौल कर लकड़ियां दे रही थी, बहुत इत्मीनान से, बहुत कुशलता के साथ। जो भी लकड़ियां लेने आता, 1 आना 2 आना 8 आना जो भी, बड़े एहतियात से, बड़ी सावधानी से वो लकड़ियों को तौलती जा रही थी और दे रही थी। शमीम ये सब कुछ देख रहा था। लकड़ियों के ढेर पर चढ़े बकरी के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। मुझे घर के घुटे घुटे वातावरण से अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा वातावरण सोचा नहीं था शमीम ने। जावेद मेरे सामने से निकला और लड़की के पास गया। जावेद से मिल चुका था शमीम। सोफिया 8 आने दे दे, नानी बोली है। सोफिया ऐसे ही नहीं दे देगी कि भाई जावेद है, भाई है, चल ले ये 8 आने। उसने कहा क्यों? लड़की ने अपनी जेब को कसकर पकड़ लिया ताकि जावेद जोर जबरदस्ती से ना ले जाए पैसे। अरे बोले, सुनना सोफिया, नानी ने कहा है कुछ लाने के लिए। कमरूल खाला के यहाँ से 2 अंडे लाना है, शाम की तरकारी बनाना है, इसलिए मुझे 8 आने चाहिए। तब जाकर कहीं सोफिया ने
8 आने निकाल कर दे दिए। चाय बनाने के लिए 8 आने की चाय पत्ती लेकर आए शानदार साहब। अब शाम को सब्जी तरकारी लिखा है, आप शाम को सब्जी का भी इंतजाम करना है, तो तरकारी बनानी है, इसलिए अब अंडे लेकर आएंगे बेचारे। गरीबी में गीला आटा होना, सुना है आपने, एक मुहावरा है, गरीबी में गीला आटा होना। सुना है? किसने सुना है बताओ? गीला आटा मतलब एक तो बेचारों निर्धन है, दूसरा उन पर और भी खर्च आ जाए, जैसे यदि कम आटा है और पानी ज्यादा पड़ जाए, कैसे उसकी रोटियां बनेंगी। तो लड़की ने जेब से 8 आने निकाल कर दे दिए। जावेद चला गया। मैं लड़की के पास आ गया। गली में काफी चहल पहल थी। घर के सामने औरतें आदमी बैठे बीड़ी बना रहे थे। यहां पर महाराष्ट्र में बीड़ी बनाने का धंधा बड़े उससे चलता है, क्योंकि घर में अक्सर जो जैसे धनी या संपन्न व्यक्ति नहीं हैं या जो अपना गुजारा सही से नहीं करते, तो घर में स्त्रियां जो रहती हैं वे बीड़ी का काम करती हैं, जिससे कि उनका खर्च चल जाए। महाराष्ट्र में बीड़ी के काम से काफी लोग घर बैठे बैठे कमा लेते हैं। यह एक ऐसा धंधा है कि अच्छे अच्छे घर की औरतें पैसों की तंगी से घर में बीड़ी बनाती हैं। महाराष्ट्र में यह धंधा जितना अधिक है उतना कहीं नहीं। बीड़ी के कटे हुए पत्तों का ढेर जहां तहां पड़ा था। बीड़ी के पत्ते, जो बीड़ियां जिन पत्तों से बनाई जाती हैं वो तेंदू का पत्ता कहा जाता है, और इस तरह से पुंगियां बना बनाकर फिर बेचा जाता है। जो बीड़ी रहती हैं उनको देखा होगा आपने, तो वो पत्ते से बनती हैं। शानदार साहब की एक ही विधवा लड़की है जो पति के मरने के बाद उन्हीं के पास अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। उनकी लड़की प्राइमरी उर्दू स्कूल में टीचर है। उसी लड़की के ये दोनों बच्चे हैं। एक का नाम जावेद जो बड़ा लड़का है लगभग 10 साल का, उससे छोटी एक लड़की है सोफिया जो 7-8 वर्ष की है। लड़की मुझे पास खड़ा देख शर्मा रही थी। मैं एकदम उसके पास चला गया। वह मुंह में फ्रॉक दबाकर हंसने लगी। क्या नाम है? उसने कहा सोफिया। बड़ा प्यारा नाम है। कितनी बिक्री हुई? सोफिया जेब कर नीचे देखने लगी। पढ़ती नहीं हो? अम्मी घर में पढ़ा देती हैं। और जावेद? वह जाता है, 3री में पढ़ता है। तभी सामने से 2 बच्चे लकड़ी लेने आए। सोफिया बड़े ही सधे हुए हाथों से, मतलब बहुत अच्छे से, ना कम जाना चाहिए लकड़ियां ना ज्यादा, सोफिया बड़े ही सधे हाथों से तराजू पर लकड़ियां चढ़ा रही थी। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। यहाँ शमीम ने अपने विचारों को व्यक्त किया है और लेखिका ने उसके विचारों को कितने अच्छे से शब्दों में पिरोया है वो देखिए। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि 7 साल की लड़की को भी समय ने कितना निपुण बना दिया। मैंने शानदार साहब के घर के इस वातावरण के बारे में सोचा ना था। हम लोगों ने पिछली गर्मियों में मुशायरा रखा था। शानदार साहब को उसी मुशायरे में अध्यक्ष की हैसियत से बुलाया था। शमीम ये सोच ही रहा था कि मतलब गरीबी छोटे से छोटे बच्चे को इतना जिम्मेदार बना देती है। कहाँ गया उसका बचपन, कहाँ गए उसको खेलने कूदने के दिन, सब कुछ जैसे गायब हो गए। शानदार साहब के बहुत बुजुर्ग होने से दूसरों के साथ तकलीफ ना हो सोच मैंने उन्हें अपने घर पर ठहराया था। तभी से मैं इनके बहुत पास आ गया। शानदार साहब हिंदुस्तान के सबसे पुराने शायरों में से हैं। इकबाल और उनका बहुत दिनों का साथ रहा। मैंने तो सोचा भी ना था कि जिसके नाम से लोग जमा हो जाते हैं, जो उस्ताद माना जाता है, उसका घर का वातावरण इतना करुणाजनक होगा, इतना शोक भरा होगा, इतना दुखी होगा, इतना चिंताजनक होगा। अंदर कमरे से जावेद मुझे बुलाने आया। अंदर शानदार साहब आराम से कुर्सी पर बैठे थे। बैठो शमीम। सामने के दरवाजे से जावेद चाय और नाश्ते की प्लेट उठाकर लाया। सब कुछ पता था शमीम को। नाश्ते को एक नजर देखते हुए शानदार साहब बोले, जावेद नानी से कहो वह कश्मीर वाले अखरोट भी भेजें। जावेद अंदर गया। अंदर शायद पहले ही सुनकर अखरोट निकाल लिए गए थे, क्योंकि जावेद उसी पल अखरोट से भरी प्लेट लिए लौट आया। लो शमीम,
ये अखरोट खाओ। मेरा एक शागिर्द है जम्मू में, बेचारा वही भेजता रहता है, वरना मेरी तो इन सब चीजों के खरीदने की हैसियत नहीं। इन दिनों आप कहीं मुशायरे में नहीं गए? मैंने अखरोट उठाते हुए पूछा। अब देखिए, नहीं, कहीं से तो बुलावा नहीं आया है। फिर शमीम, बूढ़ा ज्यादा हो गया हूं, लोग बुलाते नहीं। शमीम बेटा, आजकल तो गले वालों की ज्यादा पूछ है, जो अच्छा गा कर पढ़ लेता है उसी की पूछ है। फिर खर्च तो बड़ी मुश्किल से चलता होगा। हाँ, लड़की कमाती है, लकड़ी की टाल बनवा लिया हूं, वजीफा मिलने लगा है। मुझे मालूम था इसके लिए शानदार साहब दिल्ली जाते रहते थे सरकार की तरफ से। अब उन्हें 100 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, कई बार चक्कर लगाने के बाद। हाँ, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। एक बार कश्मीर के मिनिस्टर मुझसे मिलने घर पर आए थे। मेरी हालत देखकर उन्होंने कोशिश की तो इस साल से मिल रहा है। बेटा, हम लोगों पर खर्च करना सरकार फिजूल समझती है, बस खुदा किसी तरह से पूरा कर रहा है। शानदार साहब फिर बोले, अरे बेटा, यूनानी दवा में बहुत पहले से देता था, सब पुराने लोग जानते हैं तो इलाज करवाने आते हैं, पर वह भी बहुत कम हो गए हैं। मशीनों के ज़माने में जड़ी बूटी को कौन पूछता है भला। दोपहर को शानदार साहब की लड़की फातिमा स्कूल से लौट आई। लड़की का नाम फातिमा, फातिमा के बेटे का नाम जावेद, बेटी का नाम सोफिया। सूखा सूखा मास्टरनियों का सा चेहरा, उसके हाथ में लाल गुलाब के 3 फूल थे जिन्हें उसने आते ही गुलदान में लगा दिए। जावेद स्कूल चला गया था। सोफिया अंदर जाकर जावेद की ड्यूटी संभाल रही थी और शानदार साहब सोफिया की जगह टाल में थे। वह कुर्सी पर बैठे बकरी के बच्चों से खेल रहे थे। उनकी पीठ पर लगा छोटा सा बेबन धूप में साफ चमक रहा था। उनके पैर बुरी तरह कटे थे। उन्होंने काले रंग की रबर की 2 तरफ से सुराख वाली पुरानी सी पहन रखी थी। दोपहर के खाने के बाद मैं भी लेट गया। सोफिया आंगन की तरफ खुलने वाला दरवाजा बंद करने आई थी। उसके छोटे छोटे बाल धुले हुए पीठ पर बिखरे थे, कपड़े भी धुले हुए थे। सोफिया दरवाजा बंद करने लगी। मैंने जानबूझकर आंखें मूंद ली। दरवाजा धीरे से लगाकर सोफिया टाल में चली गई। आंगन में बर्तनों के निकालने की आवाज आई तो ये लोग दरवाजा लगाकर बर्तन मांज रही हैं। सोफिया के बाहर जाते ही शानदार साहब लकड़ी के सहारे आते दिखे। कमरे में आते ही वह खाट पर थके थके से लेट गए। सामने दीवार पर धूप की परछाई पड़ रही थी। सामने से सोफिया की आवाज आ रही थी, शायद वह बकरियों के बच्चों को पकड़ रही थी। मैं चुपचाप बैठा कल जाने की सोच रहा था, लेकिन मन ऐसा लग गया था और इनसे शमीम के मन में इस परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी उत्पन्न हो गई थी। बहुत मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति की कैसे रहते हैं शानदार साहब, जिनका नाम हुआ करता था लाखों की ताकत, मतलब लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा होती थी। दूर दूर से इनकी शायरी सुनने लोग आते थे और आज इनकी स्थिति इतनी दयनीय। सोच सोचकर शमीम बड़ा बेचारा, कह सकते हैं कि उनके प्रति सहानुभूति उसके मन में जाग रही थी। इन 2 दिनों में मेरा मन इस घर से इतना लग गया था कि जाने की बात से ही मन में पीड़ा सी घुलने लगी थी। शमीम का मतलब परिवार के साथ एक आत्मीयता का भाव जुड़ गया था। रायपुर के लिए ट्रेन कब मिलती है? अब शमीम जाने की तैयारी में है। शानदार साहब ने छत की तरफ देखते हुए कहा, शायद कल 10 या 11 बजे मिल जाए। वह चुप हो गए। गली से शायद कोई तांगा जा रहा था। सामने वाले कमरे की दीवार से जो गली की तरफ पड़ती है, शायद कोई गाय पीठ रगड़ रही थी। वो भी एहसास किया है। लेखिका ने हर छोटी छोटी बातों को इसलिए दिखाया है ताकि उनकी आर्थिक कमजोर स्थिति का वर्णन किया जा सके, आर्थिक विपन्नता का वर्णन इस तरह से किया जा सके कि हाँ, ये वास्तविकता है, कोई लाग लपेट नहीं की जा रही। शमीम, मुझे अफसोस है तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। वक्त बहुत ही बुरा आ गया है। वक्त के साथ कमाई के जरिए कम हो गए हैं और महंगाई तो दोगुनी। हम लोग तो
नंगे हो गए हैं बेटा। मैंने अपनी इन आंखों से 2 दौर देखे हैं, मतलब पूरा सब कुछ बदल गया। एक वह वक्त जब मेरे नाम से दूर दूर से लोग आते थे और एक एक शेर को हजारों बार पढ़ने की नुमाइश करते थे, गुजारिश करते थे। रेडियो वाले मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करने दौड़ते थे। दिल्ली और मुंबई के लोग मेरे पीछे पागल से थे। दूसरा वक्त अब देख रहा हूं, यही लोग जो मेरे दीवाने थे अब मुझे भूल गए हैं। दिल्ली मुंबई की तो छोड़ो, खुद नागपुर में मुशायरे होते हैं पर मुझे बुलाया ही नहीं जाता। अब तो सिर्फ पुराने 2-4 लोग हैं जो मुझे शायर के नाम से जानते हैं, वरना यह नई नस्ल तो मेरा नाम तक नहीं जानती। और शानदार साहब ये कहते कहते चुप हो गए, उदास हो गए। मुझे लगा शायद उनका गला भर आया है, तभी उठे और दूसरे कमरे में से एक छोटी सी संदूक उठाकर लाते हैं। उसमें अनगिनत पत्र रखे हुए थे, प्रशस्ति पत्र रखे हुए थे, पत्राचार जो एक दूसरे से पत्र व्यवहार किया जाता है वो लिखे थे। अब वे सब कुछ शमीम को दिखा रहे हैं कि देखो ये खत इकबाल के थे। पढ़ पढ़कर हैरान हो रहा था, सब पुराने शायर इन्हें कितना मानते थे। आश्चर्यचकित हो जा रहा था शमीम, ये सब पुराने शायर मुझे मानते थे। इनके हर शेर में मैं गलतियां निकाला करता था, ये था मतलब। पर देखो नसीब की बात, आज मरने के बाद भी ये पूछे जाते हैं और मैं जिंदा खप रहा हूं। मेरी अभी तक एक भी किताब नहीं निकली। क्यों? इसलिए शमीम कि ये लोग वक्त पर मर गए। जब ये 7वें आसमान पर थे, जब ये सफलता पर थे, तभी ये चले गए अलविदा कहकर, और मैं आज तक हूं। शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हों, लोग उसके दीवाने हों। सारी दोपहरी शानदार साहब पुरानी बातें बताते रहे। मैं बाद में सो गया, पर मुझे लगा शानदार साहब व्याकुलता से करवटें बदलते रहे। पुरानी बातें उन्हें पीड़ा दे रही थीं। बीते हुए दिन फिर से उनकी आंखों के सामने आ रहे थे जो उन्हें दुख दे रहे थे। 3 बजे जब मैं शहर से ट्रेन का टाइम वगैरह पूछकर कुछ सामान खरीद कर लौटा तो शाम होने वाली थी। जावेद स्कूल से आ गया और पायरी पर बैठा अमरूद खा रहा था। सोफिया दालान झाड़ रही थी, तराजू खाली लटक रहा था। बकरी के बच्चे मुझे कहीं नहीं दिखे, शायद सोफिया ने उन्हें कोठे में बंद कर दिया। मैं दालान पार कर कमरे में गया तो आंगन की तरफ खुलने वाला दरवाजा बंद था। मैं तख्त पर बैठ गया। जाने मन की कौन सी इच्छा मुझ पर सवार हुई और मैंने अपने कमरे से चुपचाप दरवाजे में से झांक कर देखा। मैं चौंक पड़ा। शानदार साहब पैजामा घुटनों तक चढ़ाए बहुत धीरे धीरे लड़खड़ा कर पानी भर के ला रहे हैं बेचारे। शमीम ये देखकर शमीम का मतलब हृदय विह्वल हो गया, इतना कि लड़खड़ा कर वो उतने वृद्ध व्यक्ति बाल्टी से पानी भर कर ला रहे हैं। उनका सारा शरीर पसीने से भींगा था और बुरी तरह से वे हाँफ रहे थे, और दरवाजा बंद इसलिए कर दिया ताकि मैं ना देख पाऊं। सच में हर एक घर का हर एक व्यक्ति कैसे जी रहा था। मैं चकराया सा पलटा तो स्तब्ध रह गया। मेरे पीछे झाड़ू लिए भयभीत सोफिया खड़ी थी। उस 7 साल की बच्ची की उन आंखों में मैंने बहुत सारी बातें पढ़ ली, अनगिनत बातें। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात सिर्फ मुख से कहे तब लोगों को समझ में आएगी। जो लोग भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े होते हैं, जो लोग आत्मीयता के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम दुखी हैं। वे हमारी आंखों को देखकर समझ जाते हैं। इसी तरह शमीम भी सोफिया की आंखों में देखकर कई सवालों को पढ़ चुका था कि इसके जहन में क्या चल रहा है। जावेद लकड़ियां तौल रहा था। मैं वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तभी बाहर के दरवाजे उसकी माँ आई। जावेद को पुकार कर छाता और पर्स देकर उल्टे पांव वापस चली गई। क्यों? क्योंकि स्कूल के बाद वो ट्यूशन भी जाती थी। मामू जान, अम्मा स्कूल से रोज ऐसे ही लौट कर बिना घर में घुसे ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। अब वह रात को 9 बजे लौटेंगी, तब खाना खाएंगी। अम्मा को लेने रोज मैं यहाँ से जाता हूँ। मुझे अजीब सा लग रहा था। मन में प्रसन्नता भी हो रही थी कि इस घर का हर एक प्राणी एक एक क्षण को, एक एक पल को जीना जानता है। जावेद अंदर चला गया। लौटा तो गेहूं का पीपा उठाए आया। गेहूं पिसाने जा रहा है। मेरे जाने के समय जावेद विदाई देने रुका, पर वह स्कूल को देर होने लगी तो मुझसे हाथ मिलाकर चला गया। सोफिया बाल बिखराए हुए तराजू के पास बैठी बकरी के बच्चे को निहार रही थी। शानदार साहब विदा देते समय दुखी से लगे, शायद अपनी हालत पर या
मेरे जाने पर। तांगा जब आगे बढ़ने लगा तो मुझे तराजू और उसके पास बैठी सोफिया दिख रही थी और मैं सोच रहा था कि अगर आज इकबाल होते तो शायद इनकी इतनी गरीब स्थिति देखकर इनकी सहायता जरूर करते, सरकार से गुजारिश करते कि वे इनके लिए कुछ तो करें। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो इससे जुड़े हैं और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पुरानी बातें शानदा साहब को पीड़ा क्यों दे रही थी, क्या हुआ? अब जो पुरानी बातें थी शानदा साहब से जुड़ी हुई इतनी अच्छी थी। पुराने जमाने में यदि कुछ वर्ष पहले की बात की जाए, जब शानदा साहब का समय था, कई लोग, लाखों की भीड़ में लोग उनसे मिलने आते थे, वाह वाह करते थे। वो समय स्वर्णिम था। अपने समय के प्रसिद्ध शायर रहे जिन्हें सुनने के लिए कई लोग आते थे। महाकवि इकबाल उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। दोनों एक साथ कार्यक्रम में उपस्थित होते थे, दोनों में पत्राचार भी होता था। उस दौर में देखने, उनकी शायरी का आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक ही शेर को कई बार पढ़ने का कहा जाता था। और ये देखिए कि आज शानदा साहब अप्रासंगिक हो गए हैं, महत्वहीन हो गए हैं। ठीक ही कहा है कि उगते हुए सूरज की सभी पूजा करते हैं, अस्ताचल में जाते सूर्य की कोई नहीं। यही शानदा साहब की पीड़ा का मुख्य कारण है, उनकी विषादपूर्ण प्रतिक्रिया। उनके द्वारा यह कहा जाना, बेटा मैंने अपनी इन आंखों से 2 दौर देखे हैं। यह वक्त जब मेरे नाम से दूर दूर से लोग आते थे, एक एक शेर को 1000 बार पढ़वाया जाता था। दूसरा वक्त, अब वही लोग जो मेरे दीवाने थे सब भूल गए। कितनी मार्मिक है उनकी उक्ति। उनकी मान्यता है शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसके दीवाने हों, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती है उसको कोई पूछता नहीं है। अतः उनका कहना था कि व्यक्ति को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक उसकी उपयोगिता है। मेहरुनिसा परवेज ने भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी में शानदा साहब द्वारा इस वास्तविकता से उपजी पीड़ा का सफल चित्रण किया है। शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हैं। इस कथन के शब्द में आप अपने विचार बता सकते हैं कि क्या कहना चाहा है? बिल्कुल, उन्होंने यही कहना चाहा है कि इतने प्रतिष्ठित शायर शानदा साहब, जिनके लाखों लोग दीवाने थे, और आज उनको कोई पूछ तक नहीं रहा है। शानदा साहब एक लब्ध प्रतिष्ठ शायर हैं। एक समय था, लाखों प्रशंसक थे। श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर उनकी कविता पाठ को सुनते थे। एक एक कविता को पुनः सुनाने का आग्रह किया जाता था। महाकवि इकबाल उनके समकालीन थे और उनके घनिष्ठ मित्र। अनेक कवि सम्मेलनों और आयोजनों में दोनों व्यक्ति एक साथ शामिल भी होते थे। इस प्रकार शमीम की समस्त संवेदना उस परिवार की विपन्न अवस्था से जुड़ गई है कि क्या हालत हो गई है सच में। अनेकों प्रशस्ति पत्र, महाकवि इकबाल के साथ पत्राचार की एक लंबी श्रृंखला थी। उन पत्रों से उनका बक्सा भरा था। उक्त पत्रों को बक्सा से निकालकर शमीम को पढ़ने देते हैं। कितने गौरवशाली रहे होंगे वे दिन। अब ये जो समय के थपेड़े हैं, समय सदा एक सा नहीं रहता, यही बताया है कि ना तो अब वो ऊर्जा है, ना ही इतना सामर्थ्य, ना ही वो आवाज, क्योंकि शानदा साहब अब वृद्ध हो चुके हैं। वृद्धावस्था में उनको भला कौन पूछेगा। इसलिए व्यक्ति को तभी मर जाना चाहिए जब वो युवा हो, जब उसके लाखों की तादाद में चाहने वाले हों, दीवाने हों। इसी संदर्भ में शानदा साहब को लगता है कि अपने उत्कर्ष काल में ही शायर को मर जाना चाहिए। यदि दीर्घ काल तक वो जीवित रहा तो गहन अंधकार और गुमनामी में खो जाएगा। जीवित रहते हुए मृतवत हो जाता है, उसका मर जाना ही श्रेयस्कर है। अतः अपनी शोहरत के स्वर्णिम काल में इस संसार से विदा ले लेनी चाहिए। कहानी के शीर्षक भोगे हुए दिन की सार्थकता पर विचार कीजिए। बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि कहानी का शीर्षक भोगे हुए दिन एकदम सटीक है, उचित है, क्योंकि भोगे हुए दिन अर्थात बीते हुए दिन, और इसमें शानदा साहब साथ ही साथ उनकी विधवा बेटी के बीते हुए दिन की ही तो चर्चा की है। और पाठ में कहानी पूरी उसी तरह से चलती है, बीते हुए दिनों के इर्द गिर्द घूमती है, और मुख्य रूप से जो दिन स्वर्णिम दिन थे उन्हीं की चर्चा की है। किसी भी रचना का शीर्षक उसका द्वार होता है। जैसे यदि प्रवेश द्वार अच्छा है तो अंदर जाने की इच्छा होगी, मुख के समान पहचान होता है। अब
रचना का शीर्षक आकर्षक होना अति आवश्यक है। दूसरी, संक्षिप्तता भी होना चाहिए। हम देखते हैं भोगे दिन शीर्षक अत्यंत उपयुक्त है और पूरी तरह से उन्होंने शीर्षक को सही ठहराया है। जैसे भोगे दिन का आखिर तात्पर्य क्या है, कौन लोग हैं जिन्होंने यह संबंधित है, तो लोगों का जीवन किन उबड़ खाबड़ पगडंडियों से होकर गुजरा, उत्सुकता अंत स्थल में बनी रहती है। किस तरह से अपने स्वर्णिम अतीत के बाद अब प्रतिकूल परिस्थितियों का संघर्ष है शानदा साहब के जीवन में। शायर की विधवा बेटी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी दृष्टिपात करती है। इसीलिए अपने वैभव अतीत को भुलाकर अपने समक्ष उपस्थित विकराल समस्याओं का सामना धैर्य एवं साहस से करती है। उनकी बेटी एक उर्दू प्राइमरी विद्यालय में अध्यापिका है और न केवल वो पढ़ाने ही जाती है, बल्कि जैसे ही स्कूल का समय समाप्त होता है, बिल्कुल अपना पर्स या छाता वगैरह घर में देकर तुरंत वो ट्यूशन पढ़ाने जाती है। हर एक परिस्थिति का सामना हंसकर करती है। उसके दोनों बच्चे जावेद एवं सोफिया भी प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार की समस्याओं के समाधान सहनशीलता और लगन से कर रहे हैं। इस प्रकार कहानी का जो शीर्षक है वो पूरी तरह से सार्थक है। भोगे हुए दिन कहानी का सारांश क्या है? अरे भाई, ये कहानी है मेहरुनिसा जी द्वारा रचित, जिन्होंने एक ऐसे परिवार का जिक्र किया है जो पहले बहुत प्रसिद्धि के चरम शिखर पर था, लेकिन समय के करवट होते हुए देर नहीं लगती। मेहरुनिसा परवेज लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी में एक शायर के जीवन का मार्मिक चित्रण है। बार बार मार्मिक शब्द आया है। जब कभी कुछ पूछा जाए ना कि कहानी कैसी है, मार्मिक है, दिलचस्प है, तो मार्मिक ही लिखना है। जीवन के उतार चढ़ाव को इस कहानी में सफलतापूर्वक उकेरा गया है और लेखिका ने कहा है कि किस तरह से अच्छे और बुरे दिनों की यहां पर चर्चा की गई है। शानदा साहब नामे की जाने प्रसिद्ध वयोवृद्ध शायर के मकान से प्रारंभ होती है। शायर साहब समय की मार के साक्षी हैं। समय की मार से कोई नहीं बच सका है, इसलिए कभी भी अपने काम, अपने इज्जत, शोहरत, शरीर, रंग, रूप, मान, प्रतिष्ठा, किसी तरह का इसमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि ना तो शरीर ऐसा रहेगा, ना पैसा अपना रहेगा और ना ही समय। कभी वह महाकवि इकबाल के मित्र थे, उनके साथ बड़े बड़े मुशायरों में शामिल होते थे, किंतु अब पूर्णतः उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी, एक विधवा बेटी, एक नाती और एक नतनी का छोटा सा परिवार है। जीर्ण शीर्ण मकान, एकांतवास का जीवन, जीविका उपार्जन के लिए पर्याप्त आमदनी, दयनीय स्थिति उनकी नियति बन गई है। बहुत मुश्किल से उनका घर परिवार चलता है। अब शमीम जब उससे मिलने आते हैं तो देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। ऐसी स्थिति, उनके घर के सामने एक पेड़ के नीचे उनकी जलावन की लकड़ी की दुकान है। उस दुकान में छोटी सी लड़की बेच रही है। उनकी बेटी उर्दू प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है। सरकार की ओर से शानदा साहब को 100 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। बस यही है उनकी घर चलाने का साधन। वर्तमान समाज की स्वार्थपरता तथा अपनी उपेक्षा का विषाद उनके उद्गारों में स्पष्ट होता है। उनकी व्यथा की झलक इन पंक्तियों में मिलती है कि हम लोग तो अब और बुरी तरह से हो चुके हैं, नंगे हो गए, मतलब पूरी तरह से गरीब। बेटा, मैंने अपनी आंखों से 2 दौर देखे हैं। स्वर्णिम अतीत को याद करके वे बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब वे महत्वहीन हो गए हैं। अब शमीम साहब की उनकी नतनी सोफिया के प्रति असीम सहानुभूति है। इस बात का दुख है कि 7 बरस की वह लड़की विद्यालय पढ़ने नहीं जा पाती है। खेलने कूदने की उम्र में वो काम कर रही है, घर गृहस्थी का काम भी कर रही है, साथ ही साथ कुछ पैसे भी कमा रही है। इस प्रकार शानदा साहब की पीड़ा शमीम को उद्विग्न कर देती है, विचलित कर देती है, जो उसके वहां से लौटते समय स्पष्ट झलकती है। इस कहानी द्वारा विदुषी कहानीकार ने मनुष्य की स्वार्थपरता का भी सफलतापूर्वक चित्रण किया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण शानदा साहब स्वयं है। किसी व्यक्ति का मान, सम्मान, यश, गान आज के युग में उसकी उपयोगिता के आधार पर ही दिया जाता है। यदि उपयोगी हैं तो चलेंगे, यदि नहीं है तो कोई, कहते हैं ना, कौड़ियों के दाम भी नहीं पूछेगा। इसलिए अपने आप को काबिल बनाना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। नंगा होना
गला भराना और करवटें बदलना। बेआबरू, बेआबरू मतलब इज्जत, जैसे कोई मान सम्मान ना हो, मतलब जिसकी कोई इज्जत ना हो। तो आज सबके सामने कर्ज के पैसे मांग कर तूने मुझे नंगा कर दिया। गला भराना, भाव विह्वल हो जाना। बेटे के दूर जाने के समय मां का गला भर आया। करवटें बदलना, बेचैनी होना, भय और चिंता के मारे वे सारी रात करवटें बदलते रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने सुना, देखा, जाना और समझा। हर एक कहानी हमें, हर एक कहानी ऐसी शिक्षा देती है, जीवन जीने के तरीके बताती है कि हमें अब अपने वर्तमान को किस तरह से बिताना है। यदि हमने अपने वर्तमान को सही रूप से जी लिया तभी हमारा भविष्य उजला होगा, अन्यथा ये जीवन निरर्थक होगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा से जुड़े रहिए। शिक्षा से जुड़ने के लिए मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।